Hello friends, continuation in our टर्मिनोलॉजी यानी कि डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन मुझे पढ़ाना है। 26 तक अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इफ यू रिमेंबर, कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसका मैंने आपके सामने बात किया था। लायबिलिटीज ऑफ थ्री, ऐसे बुक में दो ही प्रकार दिया है, फिक्स एंड करंट। कंटिंजेंट को मैंने उसके साथ जोड़ दिया, इसको आप अलग डेफिनेशन करके भी बोल सकते हो। 26 नेक्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन 27 फ्रॉम द बुक। मैंने ऑर्डर भले चेंज किया है लेकिन सब कवर किया है। यू नीड नॉट वरी, ऑल डेफिनेशंस आई हैव कवर्ड, ऑफ कोर्स इन माय ऑर्डर, ताकि आपको सीखने समझने में आसान पड़े। नेटवर्क, और इट इज ओनर्स इक्विटी। In other words, simple words, capital. कैपिटल, हमने कैपिटल का जो डेफिनेशन देखा है, इफ यू रिमेंबर, वही है। बाबू जी, कैपिटल का क्या डेफिनेशन देखा था? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। लिखते रहना थोड़ा बहुत। एवरी टाइम आई एम reminding you to write down something with me, though everything is given in the book, लेकिन कुछ बातें मेरे लेक्चर में कहीं ना कहीं आगे पीछे आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, सही मिलेगी। लिखने का काम रखना प्लीज, अपना ध्यान लेक्चर में बना रहेगा। सी प्लीज। तो नेटवर्थ मीन्स ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल। कैपिटल यानी ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है। कैपिटल का अपन ने जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, ऐसा अपन ने मैथमेटिकल भी देखा था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सब एसेट्स का टोटल मारो माइनस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आगे बढ़ूंगा, मुझे यहां क्या सिखाना है जरा ध्यान रखना। कैपिटल ही सिखाना है लेकिन एक अलग ढंग से। कैपिटल ही सिखाना है लेकिन अलग ढंग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? नेट का मतलब होता है कुछ माइनस करो, कुछ माइनस कर डालो, लेस। मतलब क्या, जरा सुनना। वर्थ मीन्स वैल्यू, तो नेट वर्थ यानी नेट वैल्यू। नेट वर्थ यानी नेट वैल्यू। जरा इसको थोड़ा मैं बुक से हट के सिखाना चाहता हूं। ये सिंपल सी बात तो कर दी मैंने, कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये नेट वर्थ, नेट मीन्स आफ्टर माइनसिंग। बाबू जी, अपन वो तेल का डब्बा, घी का डब्बा लेके आते हैं बाजार से, तो उसमें लिखा है 16 किलो घी या ऑयल, जो भी 4 किलो, जो भी लिखा है, तो उसमें लिखा होता है नेट। मतलब क्या, अगर जो डब्बे के साथ आप उसका वजन करोगे ना, तो हो सकता है वो 4.5 किलो है। 4 किलो का घी का डब्बा, डब्बे के साथ उसका वजन करो 4.5 किलो, लेकिन उसमें लिखते हैं नेट वेट 4 किलो। मतलब ये डब्बे का आप वजन हटा दो, निकाल दो, नेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट। नेट मींस आफ्टर माइनसिंग, आफ्टर डिडक्टिंग। वर्थ मींस वैल्यू।
वर्थ मीन्स वैल्यू। भाई साहब, आपके बिजनेस में जितने एसेट्स हैं, यदि उसको अपन बेच डाले, एसेट्स है बिजनेस में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो भी है, सबको बेच डालो, एक आंकड़ा मिलेगा आपको जो भी, और जितनी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सबको पे कर डालो। एसेट की अमाउंट, उसमें से लायबिलिटी को जो पेमेंट किया करना है वो अमाउंट माइनस कर डालो। एसेट सब बेच डालो, लैंड, बिल्डिंग, ये वो, फर्नीचर जो है आपके पास, और लायबिलिटी जिसको चुकाना है पैसा सबको दे दो। अब जो पैसा बचेगा बच्चा, वो पैसा अपन कैपिटल बोलेंगे, वो पैसा प्रोप्राइटर को मिलेगा। प्रोप्राइटर यानी ओनर्स। देखो बाजू में लिखा है ना, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर्स यानी प्रोप्राइटर्स, और इक्विटी का मतलब होता है उसका मनी, उसका पैसा, उसको जो फंड मिलता है वो। तो ओनर्स इक्विटी यानी प्रोप्राइटर्स मनी, प्रोप्राइटर्स फंड। मैंने पूरा बिजनेस बेच डाला, जो भी मेरे पास मोटर कार गुड्स बिजनेस में जो था, गोडाउन, जो भी बोलिए सब, और जब मैंने बिजनेस ही नहीं करना है, सब एसेट बेच दिया, सबका पैसा भी चुका दिया बच्चा, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो बचेगा वो बाकी का पैसा, जो बचेगा सबका पैसा चुका देने के बाद, वो पैसा किसका? ओनर का, प्रोप्राइटर का। मतलब ओनर को जो पैसा बचेगा लास्ट में, इट इज कॉल्ड नेट वर्थ। नेट मतलब वो माइनस करो, और जो वैल्यू बची वो ओनर के हाथ में जाएगा। ये इसका रियल सेंस में मीनिंग है। ऑफ कोर्स वेरी सिंपल वे इसको कैपिटल बोल के भी मैं छोड़ दिया। स्टार्टिंग में देख कैपिटल बोला, एक्सेस ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लेकिन इसका मीनिंग ऐसे समझना है कि पूरा बिजनेस के सब एसेट में बेच लूं, सब लायबिलिटी का पैसा चुका दूं, तो फिर जो पैसा बचेगा वो कौन खाएगा, वो कौन ले जाएगा? आंसर ओनर यानी कि प्रोप्राइटर्स। ये उसका इक्विटी माना जाएगा, यानी उसका कैपिटल माना जाएगा। और इसको नेट वर्थ, नेट मतलब माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बची, जो अमाउंट बचा, दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बाबूजी, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट वर्थ। यहाँ दो चार एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं तेरे लिए लिख रहा हूं बुक के अंदर जो भी है, जरा सुनना। एसेट आपको दिया है 6 लाख, लायबिलिटीज आपको दिया है 2 लाख। मतलब सीधी बात है, कैपिटल आप समझ गए होंगे, ऊपर माइनस करूंगा तो 6 माइनस 2 यानी 4 लैक्स। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, ये दोनों का टोटल करो तो आपको एसेट मिलेगा कि नहीं? क्यों भाई? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मैथ्स में अपन साइन चेंज करते कि नहीं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बात तो वही हुआ ना, देखना। लायबिलिटी को मैं राइट हैंड साइड में लेके गया तो माइनस था, वो प्लस हो गया। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नथिंग रॉन्ग, बोलने का ये सब तरीका है। लेकिन पहला जो लिखा है एसेट माइनस लायबिलिटी, ये सबसे बेटर है। आप 3 तरीके से लिख सकते हो। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एसेट्स
माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। क्यों भाई, कैपिटल को ये बाजू ले लिया तो लायबिलिटी इतना आएगा। यू रिप्रेजेंट बाय एनी वे, फाइनली यू आर हियर ओनली, एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये प्रॉपर माना जाता है, ये आप ध्यान रखना। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एज यू कैन सी। 6 लाख में से 2 लाख को मैंने माइनस किया है, नेट अमाउंट 4 लाख बचता है, वो है कैपिटल। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ नेट वर्थ यानी ओनर्स इक्विटी। भाई साहब, मैं एक और सवाल आगे छोड़ चुका हूं जिसका मुझे अभी कुछ बोलना है, क्योंकि तभी बोलने में अच्छा नहीं लगता, और वो सवाल था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग। आई एम ऑन पेज नंबर 2। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग। मोर और लेस ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस का आंसर मोर और लेस सेम ही होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 2 पर हूं मैं। ये अपन इतना सीख रहे हैं, इतने डेफिनेशन सीखे। बुक कीपिंग यानी बुक में लिखना, वो सब ट्रांजैक्शन लिखेंगे, याद आया? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक, इट इज कॉल्ड एंट्री। और एंट्री के नीचे अपन नरेशन लिखेंगे। नरेशन मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री, बीइंग या तो फॉर करके। तो सब हिसाब रखेंगे, खर्चे का हिसाब, इनकम का हिसाब, किससे लेना है डेटर से, किसको देना है क्रेडिटर को। ये इतना हिसाब किताब ये वो हम कर रहे हैं। हम बुक कीपिंग आपके सामने बता रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स की हम चर्चा करेंगे। बाबू जी, पहले तो बुक कीपिंग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य, उसका पर्पस क्या है, एम क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव अगर जो कहे तो कीपिंग द रिकॉर्ड। तो जी एक बार आपने लिख लिया बुक में, मींस इट इज द रिकॉर्ड। आई वुड लाइक टू से इट इज द परमानेंट रिकॉर्ड। हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। इट इज recorded the transactions in the book, it is our permanent record। भाई साहब, हर चीज हम सिस्टमेटिक लिखते हैं। मतलब भविष्य में अपने को अगर जो इसका रेफरेंस लेना है, इट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर। सीधी बात है, क्योंकि मैंने लिखा है, ये परमानेंट रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक लिखा है, तो क्या सर फायदा क्या, उद्देश्य क्या? इट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर। अगर जो नहीं लिखा, सिस्टमेटिक नहीं लिखा, तो फायदा कैसे मिलेगा? सो इट इज परमानेंट रिकॉर्ड, इट इज रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। एक ऑर्डर से लिखा जाता है, एक लॉजिकल मैनर से लिखा जाता है। कुछ भी कहा भी कैसे भी ऐसा नहीं, प्रॉपरली। बाबूजी, हम लोग एक बात और बोलूं, सब लिखते हैं ना, वो डेट वाइज लिखते हैं। मतलब जो पहला डेट का है पहले लिख, उसके बाद वाली दूसरी डेट का है बाद में लिख, तीसरी डेट का है बाद में लिख। दैट इज डेट वाइज। तो it is recorded date wise। Further, all the business transactions are recorded date wise and account wise। ये मैंने अभी बताया, date wise हम लोग लिखते हैं, उसका जैसे अकाउंट होता है, हिसाब जैसे लिखना है अकाउंट वाइज, कि भाई बैंक का अकाउंट है जिसमें हम बैंक की बातें लिखेंगे,
गुड्स का अकाउंट है, उसमें गुड्स की बातें लिखेंगे कि गुड्स आया, गुड्स गया। तो हम लोग डेट वाइज लिखेंगे और जिसका हिसाब जो है उधर ही लिखेंगे। चाय पानी का खर्चा है तो चाय पानी का हिसाब चाय पानी में लिखेंगे, ताकि महीने के आखिर में मालूम पड़े कि भाई कितने का चाय पिया, तो उसका हिसाब उसी पेज पे लिखने का। कोई मिस्टर एक्स से अपने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो एक्स का हिसाब एक्स के पेज पे ही लिखो कि आया पैसा, गया चेक, आया चेक गया, गुड्स खरीदा बेचा, जो भी है पूरा लिखो, ताकि मालूम पड़े एक्स के साथ अपना क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना उसको पैसा अपने को देना है, लेना है, जो भी है। तो इट इज डेट वाइज एंड इट इज अकाउंट वाइज रिकॉर्ड। फर्दर bookkeeping, बाबूजी, we write only monetary transaction. monetary transaction का मतलब होता है transactions relating to money. बाबूजी पैसे की चीज इसमें लिखते हैं अपन, other than money we don't write. वर्कर लोगों का स्ट्राइक हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कोई वर्कर बीमार हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। Are you getting my point? Monetary transactions only we are writing. जो पैसे की लेती देती होती है वही हम लिखते हैं। और क्योंकि हम लोग सब लिखते हैं तो ये एक प्रकार का हमारे लिए एविडेंस हो जाता है, यानी कि प्रूफ, विच कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट इफ रिक्वायर्ड। जो लिखा है तो एक प्रकार का प्रूफ है, एविडेंस है। इफ रिक्वायर्ड वी कैन प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑल्सो कि देखो ये ट्रांजेक्शन आगे हुए हैं। तो इट इज वन टाइप ऑफ एविडेंस विच यू कैन ऑल्सो टेक टू द कोर्ट इफ रिक्वायर्ड। फर्दर बुककीपिंग का एक उद्देश्य क्या है? टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बाबूजी साल के अंत में, जिसको बोलेंगे ना एट द एंड ऑफ ईयर, मैं कितना कमाया या तो मैंने कितना लॉस किया, तो मालूम तो पड़ना चाहिए। क्योंकि सर आप एक एक चीज लिखो, इनकम, एक्सपेंस, आया गया, जो भी है सब लिखो, तो यू विल कम टू नो एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड और हाउ मच लॉस यू हैव सफर्ड। बाबूजी प्रॉपरली लिखेगा तो मालूम पड़ेगा ना। एक आदमी बराबर कुछ लिखता ही नहीं है, साल के अंत में सोचता है अरे मैं कमाया कि गवाया, और मान लो कमाया तो कितना कमाया, गवाया तो कितना गवाया। बाबूजी परफेक्ट अपने पास आंकड़े होने चाहिए रिजल्ट के। तो ये भी एक उद्देश्य है, लिखा होगा तो परफेक्ट आपको जवाब भी मिल जाएगा। फर्दर टू नो टोटल एसेट्स। बाबूजी आपके पास एसेट्स टोटल कितने हैं? टोटल लैंड, बिल्डिंग, ये वो सबका टोटल मार दो, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। लिखा होगा तो फट से टोटल मारेगा ना भाई, ये फर्नीचर इतने का है, मोटर इतने का, ये उतना है, लाइन से इतने लोगों से पैसा लेना है, ये भी मेरा एसेट हो गया। टू नो टोटल एसेट्स एंड टू नो टोटल लायबिलिटीज। टोटल अपने को पैसा कितना चुकाना है, टोटल मेरे पास कितने एसेट्स है, तो ये मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मैं प्रॉपरली लिखता हूं। फर्दर टू नो डेटर एंड क्रेडिटर्स। बाबूजी डेटर का मतलब अपन ने देखा था, क्रेडिटर का मतलब अपन ने देखा था। बाबूजी डेटर का मतलब others owe to us, ओ यानी हैज टू पे, दूसरे लोग हमको पे करने वाले हैं, मतलब हमने उससे लेना है, डेटर। और क्रेडिटर का मतलब भी
मैंने आपको सुनाया था, बिजनेस ओज टू हिम, उस आदमी को, और टू देम, उन आदमी लोगों को हमने पैसा चुकाना, क्रेडिटर, एंड अदर ओज टू मी, दूसरे लोग से मुझे लेना है, तो वो लोग मेरे डेटर हैं। तो बच्चा, टू नो टोटल डेटर्स एंड टू नो टोटल क्रेडिटर्स, ये बुक कीपिंग अपने को मदद करता है। फर्दर 7, बाबूजी, इफ यू आर हैविंग प्रॉपर बुक कीपिंग, पूरे साल का हिसाब लिखा, रिकॉर्ड लिखा, अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स, यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स। बाबूजी, 2018 में कितना कमाया, 2019 में कितना कमाया, 2020 में कितना कमाया, ये जरा आप कंपेयर कर सकते हो ना। 21 में कितना कमाया, गंवाया हो तो गंवाया भी, सीधी बात है ना। यू कैन कंपेयर, नॉट ओनली यू कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ योर ओन, यू कैन ऑल्सो कंपेयर द रिजल्ट, अपना बिजनेस का मान लो नाम एक्स है, यू कैन कंपेयर विथ वाई, यू कैन कंपेयर विथ जेड। कि बाबू जी हम इतना कर रहे हैं, वो कितना कैसे कर रहा है, वो कमा रहा है, वो गंवा रहा है। दो कंपनियों का रिजल्ट कंपेयर किया जाता है कि भाई ये मारुति वाला कितना कमा रहा है, मारुति मोटर कार की कंपनी, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कितना कमा रहा है, वो भी ऑटोमोबाइल में है, ये बजाज वाला कितना कमा रहा है, वो भी स्कूटर बाइक जो भी बनाता है, रिक्शा। मुझे क्या बोलना है, यू कैन कंपेयर। अरे कैसे कंपेयर करेगा, लिखेगा तो, जो आदमी लिखता ही नहीं है वो कंपेयर क्या करेगा। सो यू कैन कंपेयर योर रिजल्ट विथ 2 years ऑफ योर्स ओनली, कि मैं इस साल में इतना किया, उस साल में उतना किया, ये कंपेयर करना चाहिए साहब जी। और दूसरे लोग से अपना रिजल्ट भी कंपेयर करो कि वो मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है, ये लोग का रिजल्ट अपने से पुअर है, तो अपन जरा ठीक है। तो कंपैरिजन तब हो सकता है जब आपका बुक कीपिंग है, मतलब आपने प्रॉपरली लिखा है। बाबूजी कुछ बातें और भी बोल देता हूं जो इंपॉर्टेंस के तरफ से अपन सोचते हैं कि बुक कीपिंग है, तो सीधी बात है। मैं आगे कुछ बातें बोल देता हूं जो इंपॉर्टेंस की तरफ से सोचा जाता है। वी कैन फाइंड आउट माई टैक्स लायबिलिटी, बेटा मुझे कितना टैक्स भरना है, जैसे लिखा होगा तो आप बराबर गिनेंगे ना कि जीएसटी कितना भरना है, इनकम टैक्स कितना भरा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स। कुछ चीज ऑब्जेक्टिव्स बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, सेम होता रहे। बाबूजी अपने को सही डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग। अरे तू अच्छा ढंग से लिखना तो तेरे को मालूम पड़ेगा अभी मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे सब दिख रहा है कि मैं इतने टाइम में इतना सेल किया, इतने टाइम में इतना कमाया, इतना कमाया, जो भी है। You can think for future, you can take proper decision if you are having the records with you। ये हकीकत है, रिकॉर्ड। ये ओलंपिक्स में बताते हैं ना, ये आईपीएल वगैरह में ये साल में ये जीता, वो साल में वो जीता, और एक एक खिलाड़ियों का भी उन लोग इतिहास देखते हैं कि पूरे साल में इसने कितना काम किया है, कैसा परफॉर्मेंस किया, तो ये फाइनल में क्या कर सकेगा। अब देखिए ना, और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि ये सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग किसके आधार पे हुआ, रिकॉर्ड। चाहे वो खिलाड़ी का होवे, चाहे यहाँ बिजनेस का होवे, रिकॉर्ड है, लिखा है, कागज पे है। यू कैन कंपेयर, यू कैन टॉक, यू कैन टेक द डिसीजन। तो अपना बिजनेस के ऊपर अच्छा कंट्रोलिंग भी रहता है।
मान लो एक हल्का उदाहरण देता हूं, अपने बिजनेस में, ऑफिस में स्टाफ है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, तो भाई साहब अपना ये टेलीफोन का बिल कितना आता है, कितना यूज हो रहा है, नेट का कितना यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, या तो स्टाफ अपना खुद का ही काम करते रहता है, गेम खेलता है, कुछ भी करता है, सोशल चैटिंग फेटिंग। बाबू जी आप अगर जो सबका काम लिखेंगे कि भैया तूने आखे दिन में क्या काम किया, कितना समय दिया, इतना कम काम क्यों हुआ आज, कहीं ना कहीं आपका उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ते जाएगा। चाय पानी का खर्चा लिखा है तो मालूम पड़ेगा कि ये महीने में इतना खर्चा, ये महीने में इतना खर्चा, बाबू जी क्यों इतना ज्यादा हो गया, कंट्रोल। एक फिक्स टाइम कर दो, सुबह में एक बार चाय मंगाना है, दोपहर में एक बार मंगाना है, दैट्स ऑल। घड़ी घड़ी कभी भी कोई भी चाय कॉफी ठंडा मंगाते रहेगा, प्लीज कंट्रोल। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप आंकड़े लिखोगे, आंकड़े कंपेयर करोगे, आंकड़े देखोगे, तब बोल सकेंगे कि ये खर्चा कुछ बढ़ रहा है, तो कैसे इसको कंट्रोल में रखें। कुछ नहीं बोलेंगे तो खर्चा कल को और बढ़ जाएगा। तो बिजनेसमैन ने कंट्रोलिंग रखना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ये सब तभी हो सकता है जब आप बराबर लिखेंगे। लिखेंगे तो कंपेयर कर सकेंगे 2 साल का, 2 महीने का। तो बुक कीपिंग के ये सब फायदे हैं। मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपके सामने इसी चैप्टर में आगे एक बात और दिया है, इसके तरफ आगे बढ़ रहा हूं, और वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये कहां है मैं आपको बता दूं। पेज नंबर 11, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, मैं बातें शुरू कर रहा हूं। बाबू जी पहला शब्द है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब ये बुक कीपिंग उसमें आ जाता है। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग से भी बड़ा होता है। बुक कीपिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद अकाउंटिंग, और उसके ऊपर अपन शब्द बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग क्या है, तो कि सब लिखना, मतलब बुक कीपिंग उसके अंदर आ जाता है। ये अकाउंटिंग है, मतलब बुक कीपिंग उसके अंदर आ गया, आप देख लो। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाता है, मतलब लिखना, फाइल करने बिल्स, बुक्स रखना, हिसाब किताब रखना, ये सब। और लास्ट में उसका नेट रिजल्ट ढूंढना कि इतना सारा लिख लिया, अच्छा उसका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। बाबूजी तो अकाउंटिंग क्या है, जरा सुनना, एक शब्द बोलना चाहता हूं। व्हेन आई से अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए शब्द पकड़ लेना। मीन्स अकाउंटिंग मीन्स communicating the business result। जरा सुनना बच्चा वापस, communicating the business result। communicating मतलब कम्युनिकेशन, बातें करना ना, अपना मैसेज पहुंचाना, वहां से कुछ मैसेज लेना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बाबू जी आप अगर जो अपना हिसाब ठीक से रखते हो तो आप दुनिया को बता सकते हो कि वी आर हियर।
हमने इतना काम किया, हमने इतना सेल किया, हमारे पास इतने कस्टमर है, हम लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी इतनी ऑफिस है, हमारे पास इतना स्टाफ है। बाबू जी, पूरे दुनिया को आप ये बता सकते हो कम्युनिकेटिंग बोलेंगे तो कैसे? तो कि आंकड़े बोलते हैं। अकाउंटिंग बाबूजी आंकड़े हैं। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस कितना प्रोग्रेस करता है, वो कितना कमाता है, उसका टर्नओवर क्या है, तो ये आंकड़े आपको दुनिया को बताना है। सो अकाउंटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट। बाबू जी हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस करता है, ये सबको आपको बताना पड़ता है। जैसे जितने आपके आउटसाइडर रिलेशन में बाबू जी आपके क्रेडिटर्स हैं, जो जिसके पास से अपन गुड्स खरीदते हैं, अपने बैंक से जिसके पास से अपने को लोन लेना होता है, इन्वेस्टर जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया जाता है ना, तो वो ऐसे अंधा बन के आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा क्या, करोड़ों रुपया? आपको अकाउंटिंग उसके सामने पेश करना पड़ता है। प्लीज सी, आवर रिजल्ट स्पीक्स फॉर आवर प्रोग्रेस। हमने क्या काम किया देखो ना, हमारा अकाउंटिंग, हमारा रिजल्ट देखो, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना प्रोग्रेस कर सकता हूं। तो इन्वेस्टर वो आपके बिजनेस में क्यों पैसा लगाएगा, जब आप उसको कुछ बताएंगे तो ना। तो मुझे वर्कर को भी आपको जानकारी देनी पड़ती है कि अपना बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर जो कभी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता तो वर्कर को बोलना पड़ता है कि भाई आपका भी ज्यादा इंक्रीमेंट, ज्यादा बोनस वगैरह नहीं हो सकता है। और यदि हम कमाते हैं तो उनको भी प्रॉपर पैसा देना चाहिए, उनको भी अच्छा लगेगा। याद रखना, उसके वजह से बिजनेस चलता है, उसके वजह से बिजनेस का प्रोग्रेस होता है। तो रियली स्पीकिंग यू शुड मेक वर्कर एज योर पार्टनर। ये हिम्मत वाली बात है। तो उसको आंकड़े बताने चाहिए ना बाबूजी, क्योंकि उनके वजह से अपन कमा रहे ना आगे। तो बुक कीपिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट। बाबूजी ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बात करूं तो इट इज राइटली कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये जो अकाउंटिंग है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। याद रखना। तो ये अकाउंटिंग, हिसाब किताब, रिजल्ट, बिजनेस का लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सब अकाउंटिंग है। इस अकाउंटिंग में एक शब्द बोलता हूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट्स? देखो आप बिजनेस का रिजल्ट किसी को बताएंगे, किसी को बताएंगे, वो समझ जाएगा क्या? मुद्दा है कंसेप्ट। कंसेप्ट मीन्स कॉमन आइडियाज। कंसेप्ट मीन्स कॉमन मीनिंग वी टेक। बाबूजी मैं यहां से कुछ बोलूंगा ना, अमेरिका वाला वही समझेगा, क्योंकि एक शब्द का जो मैं मीनिंग बोल रहा हूं वो भी वही समझता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन आइडिया, दिस इज कॉल्ड कॉमन मीनिंग वी टेक। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में आपको वो कॉमन शब्द वापरने हैं जो आप जो उसको बोल के समझाना चाहते हैं, सामने वाला सुन के वही चीज समझ रहा है जो आप बोलना चाहते हो। दिस इज कॉल्ड कॉमन आइडियाज, दिस इज कॉल्ड कॉमन मीनिंग वी टेक ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। मैं आपके सामने कुछ बातें कंसेप्ट की रखना चाहता हूं। बुक में है ऑन पेज नंबर 12, पहला कंसेप्ट दिया है, पेज नंबर 12 पे हूं मैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि जिसको अपन कॉमन आइडियाज, कॉमन मीनिंग, एक दूसरे कैसे समझेंगे, उसके लिए पहला बिजनेस एंटिटी। मतलब कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। अभी बुक में उसने उसकी तरह दिया है
मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, भले स्टाइल अलग है लेकिन बेसिक तो वही रहेगा ना। बोला ना, कॉमन आइडियाज। मैं बड़े आराम से साफ सुथरा करके बातें रखता हूँ, प्रैक्टिकल वे से बोलता हूँ, एग्जाम्पल हमेशा रखता हूँ। इसमें उस इसको बोलते हैं ना, वो चाल के छाट के, ऐसा नहीं है। थोड़ा तकलीफ पड़ता है मुझे भी, बट अल्टीमेटली आई हैव टू फॉलो वॉट एवर द बुक, लैंग्वेज, कंटेंट। लेकिन लास्ट में मेरी स्टाइल तो आएगी, क्योंकि इतने साल का जो अनुभव है, जो नॉलेज है, वो मैं आपको छाट के अच्छे ढंग से दूं तो ये आपको मजा आए। कंसेप्ट यानी कॉमन आइडियाज, common talks, common meaning. When I talk something, other person understand the same thing in the same manner. तो उस मुद्दे को कंसेप्ट बोला जाता है। अपनी सोच, अपना अंडरस्टैंडिंग आमने सामने वही होना चाहिए, वही निकलना चाहिए। फर्स्ट, एंटिटी। एंटिटी का मतलब सीधे शब्द में बोले तो स्टेटस, बिजनेस एंटिटी यानी कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। इसका असली मीनिंग ये होता है, कंसेप्ट यानी मुद्दा, कॉमन बात, एंटिटी, एंटिटी यानी स्टेटस। क्या समझने का इसमें से बाबूजी? बिजनेस एंड ओनर, ये उसका प्रोप्राइटर है और ये बिजनेस है। बाबूजी इसका नाम है मिस्टर अमर और बिजनेस का नाम उसने रखा है मैसर्स अमर एंटरप्राइज। लो भाई, तो यहां भी अमर है, यहां भी अमर है। ये बिजनेस जो अमर है, वो ये अमर उसका प्रोप्राइटर इंसान है। भाई जी, ये दोनों लोग बोलेंगे तो बिजनेस एंड प्रोप्राइटर बोथ आर सेपरेट। ये दोनों अलग है, बोथ आर सेपरेट। इसलिए मैंने देखो बीच में लक्ष्मण रेखा खींच ली। आप बोलेंगे सर ये बिजनेस इसी का है ना? हाँ इसी का है, लेकिन आपको दोनों का अस्तित्व, स्टेटस, एंटिटी, अस्तित्व अलग रखना है। डोंट मिक्स अप, don't combine, don't consider both as one. Sorry, proprietor and business both are separate. We always think from proprietor point of view or business point of view. We always think from proprietor point of view or business point of view. Answer, we always think from business point of view. ये जो बुक्स की बात बोला, बुक कीपिंग की बात बोला, अकाउंट की बात बोला, बाबूजी ये बिजनेस की बात हो रहा है। प्रोप्राइटर का कोई पर्सनल बात हो गए, अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसका बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, कोई लेना देना नहीं। उसके लिए उन लोग पार्टी दे रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। वो सब हम बुक में, बिजनेस में लिखने वाले नहीं है कि उन लोग ने आज क्या खाया, उन लोग आज किधर घूमने को गए। बिजनेस इज नॉट कंसर्न। बिजनेस में जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन बुक में लिखो। प्लीज राइट इन द बुक्स only business transaction and not the personal transactions, because business and proprietor both are separate entity. अस्तित्व, अमर, मैसर्स अमर, दोनों अलग है। भले उसका मालिक वही है, ऐसे बोलेंगे तो दोनों एक ही होते हैं। हाँ, एक एंगल से एक दिखते हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन आप जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन सोचेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन सोचेंगे, तो बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई अपने को लिखना है, पर्सनल ट्रांजैक्शन को लिखना नहीं है। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। मतलब बिजनेस और उसका प्रोप्राइटर, ये दोनों अलग है और अपने को दोनों को अलग ही रखना है। मैं एक
एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, जरा मजे से सुनिए। बाबूजी, बिजनेस में एक मोटर कार है। हाँ, बिजनेस की बोला ना, 5 लाख का लिया है, जो भी बोलिए। हाँ, बिजनेस इसमें पेट्रोल डलाएगा तो कैसा डलाना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल जो भी बोलो। ड्राइवर भी है तो कहे ना, अच्छी बात है। कार बिजनेस की है, बिजनेस के लिए वापर रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखना, मैं जानबूझ के ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, बाबू जी, संडे के दिन ये गाड़ी प्रोप्राइटर खुद घुमा रहा है फैमिली को लेके। जो भाई, तो हाँ सर गाड़ी खाली है। खाली मत बोल, बिजनेस की है। और मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, बिजनेस एंड प्रोप्राइटर बोथ आर सेपरेट। तो मुझे ये बोलना है, संडे के दिन जब ये फैमिली को लेके जाएगा, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा बिजनेस चुकाएगा कि प्रोप्राइटर के माथे पे लगना चाहिए तिलक? समझ गया ना? साल में बच्चा 52 संडेज आते हैं, कम से कम 15 हॉलीडेज आते हैं। सोच लेना, कभी गिनती कर लेना उल्टी, हिसाब मालूम नहीं पड़ता है। और कुछ जगह तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, मतलब 104 दिन तो ऐसे ही खत्म बिजनेस। और बाकी के ये कुछ ना कुछ छुट्टियां चलते रहती है, एटलीस्ट 15 छुट्टी आती है साल में। जरा सोच ले, ये गाड़ी प्रोप्राइटर चला रहा है, फैमिली का यूज हो रहा है। बच्चा, मुझे ये बोलना है, तो पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, आंसर जितना बिजनेस में यूज हुआ है वो बिजनेस का खर्चा, जितना प्राइवेट में यूज हुआ है वो प्राइवेट का खर्चा। मतलब अपने को सेपरेशन रखने का, ये बात है कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए जो भी कार वापरा होगा, बाबूजी, ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उसको अपन ड्राइंग बोलना है। और उसने बेनिफिट बिजनेस में से लिया है, ऐसा मानने का। यस। अरे मेरा ही तो बिजनेस है, मेरा ही तो कार हुआ कि नहीं, ना चले बोलेगा ना, मेरा ही तो बिजनेस है, मेरा ही तो कार है, ना चले। इसीलिए ये बताना पड़ता है, कंसेप्ट ऑफ एंटिटी, प्रोप्राइटर अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस में खर्चा बिजनेस के ट्रांजैक्शन का लिखना रे, प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा नहीं लिखना रे। सीधी बात है ना, बिजनेस का खर्चा ही लिखने का। और देखो ना, मैंने जानबूझ के कॉमन एग्जांपल लिया, मोटर कार। तो जितना समय उसने यूज किया वो प्रोप्राइटर ने, तो बाबू जी उतना समय का पेट्रोल का, ड्राइवर का, उतना खर्चा भी उसके माथे पर मारने का। 30 दिन में से भाई 5 दिन तेरे साथ था ड्राइवर, तो उतना खर्चा तू भुगतेगा, पगार बिजनेस नहीं देगा। सो एंटिटी मतलब, आप बिजनेस के बुक में बिजनेस का रिकॉर्ड रखेंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिखेंगे, प्रोप्राइटर के पर्सनल ट्रांजैक्शन शामिल नहीं करने का। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाक्य दोबारा ठोक रहा हूं, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस की बातें, बिजनेस का ट्रांजैक्शन, बिजनेस का बुक, बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस। प्रोप्राइटर का इसमें मिक्स मत कर बच्चा, ये तेरे में तमीज डेवलप करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये कंसेप्ट ऑफ एंटिटी तेरे को सिखाया जा रहा है। तीनों सेम है नहीं चलता। चल आगे, सेकंड, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब पैसे में अपने को हर चीज का गिनती करना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी गिनना।
बाबूजी, हर चीज की कीमत अपने को पैसे में गिनना है और अपने को बुक में एंट्री पैसे की लिखना है। जो चीज का पैसे में मेजरमेंट नहीं है उसको अपने को नहीं लिखना है। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। मतलब हर चीज को अपने को पैसे में नापना है, बोलना है। जरा सोचिए ना भाई साहब, एक बिजनेस है, जरा सोचना प्लीज। उसके पास बुक में लिखा है वही मैं लेना चाहता हूँ, मेरे तरह से बात तो वही आती है, तो जरा बुक में के एग्जांपल ले लो, तेरे को अच्छा लगे। बिजनेस के पास 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल है, 3 चेयर्स है। तो क्या अच्छी बात है सर। बाबू जी इसका टोटल थोड़ी मार सकता हूँ 10। 5 और 2 7 और 3 ऐसा नहीं चल सकता है। तो ये बिजनेस के फाइनेंशियल ताकत कितनी, फाइनेंशियल बोलेगा तो मनी, गिन ना मेजर। तो फिर आप काम करो सर, ये 5 कंप्यूटर की कीमत बताओ, ये 2 टेबल की कीमत बताओ, फिर अपन बात करेंगे। बाबूजी 5 कंप्यूटर मान लो, टोटल वैल्यू हो गया 1,50,000। ये 2 टेबल है मान लो 15,000 के। ये 3 चेयर्स है जिसकी कीमत बाबूजी 2,500 रुपया। अब मुझे पूछिए कि बिजनेस के पास टोटल एसेट ये सब मिला के कितने का हुआ, तो आप देख लो 1,67,500। अगर जो मैं पैसे में नहीं बोलता ना, तो आप ये बिजनेस की फाइनेंशियल ताकत मेजर गिन नहीं सकते। टू मेजर यानी गिनना। कोई भी बिजनेस में आपको चीज का वैल्यू गिनना चाहिए। देखो ना, अपने पास इतना है, अपने पास इतना है। बाबू जी एक जन के पास, ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेता हूँ, 2 फ्लैट है, 2 BHK, बेडरूम हॉल किचन, 2 बेड हॉल किचन, 2 फ्लैट्स है। एक जन के पास 1 BHK का एक फ्लैट है, 2 फ्लैट्स 2 BHK, एक फ्लैट 1 BHK। तू सोचेगा सर वो उसके पास 2 फ्लैट है, वो भी बड़े बड़े, 2 BHK आपने बोला, तो वही आदमी पैसे वाला होगा ना। ठीक है, अब सुन आगे का वाक्य। उसके पास 2 फ्लैट है बाबूजी, विरार और उसके आगे हैं, आजू बाजू। और इसके पास एक ही फ्लैट है भाई साहब, नरीमन पॉइंट में है, 1 BHK। बाबूजी ये 1 BHK का अकेले का कीमत, उसके वो 2 BHK के दोनों फ्लैट को भी टोटल मारेंगे ना, तो ये आगे बढ़ जाएगा। सुना, सीधी बात है ना। दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। 2 फ्लैट की कीमत से ये एक फ्लैट की कीमत ज्यादा है। तो मनी मेजरमेंट के बाद में अपने को मालूम पड़ता, अच्छा ये आदमी के पास भले एक फ्लैट है, लेकिन बाबू जी इसका ये एक फ्लैट की कीमत 3 करोड़ के ऊपर जाएगी, और 2 फ्लैट का टोटल मारेंगे तो 1 करोड़ नहीं आएगा। फैक्ट है। 1 BHK तो क्या 3 करोड़, 2 फ्लैट मिला के भी 1 करोड़ मिलेगा कि नहीं डाउट है। कौन लेने के भी तैयार होएगा क्या डाउट है। और वहां फट से निकल भी जाएगा, ग्राहक ताबड़तोड़ मिल जाएगा। मनी मेजरमेंट, ताकि अपने को मालूम पड़ता है कौन सा बिजनेस कितना आगे है, उसकी फाइनेंशियल ताकत कितनी है। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट, थर्ड, कॉस्ट कंसेप्ट। जरा सुनना, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक्विजिशन प्राइस।
अपने को ये चीज कितने में पड़ी, एक्विजिशन, अपने को कितने में आया ये चीज, अपने अपन ने ये कितने में खरीदा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। और वो कॉस्ट को ही अपने को बुक में लिखना है। प्लीज रिकॉर्ड एट कॉस्ट। मैं एक बात करता हूं, तू समझ जाएगा। बाबूजी, एक मशीन जो 50,000 का है, मैंने खरीदा, पेड 50,000। तो 50,000 का सर, 50,000 चुकाएंगे क्या, नया बोले, मुझे इतना ही बोलना है, कॉस्ट इज 50,000 और बुक में मैं एंट्री भी पास करूंगा फॉर 50,000। सीधी बात है ना यार, क्या मैं कुछ नया या ज्यादा बोल रहा हूँ। 50 का मशीन था, मैंने खरीदा 50 में, पे किया 50, एंट्री भी आएगी 50 की, 50,000 इज माई कॉस्ट। बराबर है ना सर, क्या आप बोल रहे हैं, कुछ नया या इंपॉर्टेंट नहीं लगा। यू आर राइट, अभी इंपॉर्टेंट भले नहीं लगा। अब जरा देख, वही मशीन है, वही आदमी के पास, मेरे फ्रेंड के साथ गया, मशीन मेरे फ्रेंड के साथ गया, और वो आदमी, ये भाई नाम जरा लिख लेते ना, मिस्टर एक्स, वो मेरे फ्रेंड का ससुर लगता है। हम भी गए हमारे फ्रेंड के साथ, ससुर जी नमस्कार, इसका फ्रेंड हूँ, हाँ वो मशीन लेना है, और तुमको लेना है, दामाद जी बैठिए, चाय ठंडा, आइसक्रीम भी खा के आया। और वो मशीन उसने मेरे को 50 वाला, क्योंकि इसके दामाद के साथ गया ना, वो मेरा फ्रेंड है, मेरे को 45 में दिया। अल्लाह, विच मशीन, आइसक्रीम भी खा के आया। अभी बोल, हाँ वही मशीन, वही 50, वही ससुरा, वही लाया 45। पहले बोला 50 में ला सकता है, लिया। अब वो दामाद के साथ बता ना, एक मशीन खरीद लिया, वही 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 50, एंट्री भी पास किया 50। अब बता, एंट्री कितने की पास करूं, 50 की 45 की। आंसर, नाउ माई कॉस्ट इज 45,000, एंट्री विल कम फॉर 45,000। ये बात है, बुक में आप कॉस्ट का एंट्री पास करोगे। मेरे एग्जाम्पल बड़े तेज होते हैं, मैं अभी जानता हूं, और बराबर बैठ जाते हैं। वही मशीन कल लाया था 50 में, आज लाया 45 में, वही ससुरा, कल जबरदस्ती लाया, एंट्री पास किया 50 की। फ्रेंड को मैंने बताया तो कह रहे यार वो तो मेरा ससुर है, तो बोला कोई बात नहीं, एक और लेने का बाकी है, अपन कल आ जाते हैं। तो लेना था, मैंने एक ही लिया था, अब ये दामाद को लेके गया दूसरा घरे। देखो बाबूजी, वही मशीन उसी के पास से लिया, एंट्री 45 की आएगी, क्यों, यू विल पास एंट्री इन द बुक्स फॉर द प्राइस एट विच यू हैव एक्वायर्ड, एक्विजिशन लिखा दे पहला ही, एक्विजिशन प्राइस, कितने में तूने लिया, 50, पास एंट्री फॉर 50, दूसरा दिन 45, आइसक्रीम में खा के आया, एंट्री पास फॉर 45। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। आपको जितने में पड़ा उसकी आप एंट्री पास करोगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। एक्विजिशन कॉस्ट इसको बोला जाता है। जितने में आपका वो पड़ा है उसका एंट्री आपको पास करना है। बाबूजी, बहुत अलग अलग ढंग से कॉस्ट की गिनती किया जाता है, ये मैंने तेरे को बता दिया। एक्विजिशन यानी अपने को जितने में पड़ा उतने का अपने को एंट्री पास करने का। एक और कंसेप्ट है, फोर्थ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अभी समय इतना नहीं है, मैं यहां रुकता हूं।
आराम से पढ़ने का, मैंने जितना समझाया है दोबारा भी देख सकता है, लेक्चर अवेलेबल, शांति से मुझे सुनने का। बुक में ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते, ये सब जो मैं बातें करता हूँ ससुरा फसुरा, वो बड़ी बड़ी बातें अपने स्टाइल में लिखता है और मैं बड़ी बातों को बड़े साधारण स्टाइल में पेश कर देता हूँ, एंड डेफिनेटली स्टूडेंट इमीडिएटली अंडरस्टैंड, और मेरे एग्जाम्पल भी बराबर पकड़ लेते हैं। किसी को खाली मैं ऐसे टाइप बोलता ना टेक्स्ट में तो मजा नहीं आता, और यही बात को ऐसा रखता हूँ बच्चे के दिमाग में बराबर बैठता है। कॉस्ट यानी अपने को कितने में पड़ा उतने में एंट्री पास करने का। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी बाद में लेंगे। थैंक यू।